नमस्ते। आज की हमारी खोज है स्किन से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने की। कैसे आप अपनी त्वचा और सौंदर्य को निखार सकते हैं, आइए जानते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट से उनके विचार। तो शुरू करते हैं आज की खोज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित चौहान और गपशप विद रोहित में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के गेस्ट हैं आयना राणा, जो कि एक स्किन काउंसलर हैं और हमारे और आपके जो काफ़ी स्किन के डाउट्स हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आयना राणा का। तो कैसे हैं आप? Hi, I'm good. Thank you. Thank you for having me. ये हमारा सौभाग्य है कि हमको आपसे बात करने का मौका मिला। तो आइए शुरू करते हैं। Yes, please. Please पूछिए मेरे से हाँ, जो भी स्किन कंसर्न है, जितना भी जो भी प्रॉब्लम है आज के टाइम का, सो काइंडली आस्क एनीथिंग। जी। तो हम शुरुआत करते हैं एक रूटीन से कि एक हेल्दी रूटीन हम क्या रख सकते हैं एक अच्छी स्किन के लिए, कि उसमें आप थोड़ा सा जो हमारी घर की रेमेडीज़ हैं थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा डाइट वगैरह जो क्या डाइट हमारी होनी चाहिए हम। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि स्किन टाइप से, बिकॉज स्किन टाइप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा स्किन टाइप है। देन उसके बाद हम रूटीन पे आएंगे कि हमें जो है रूटीन में एटलीस्ट आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट देर आर डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड फर्स्ट हम नॉर्मल स्किन टाइप से ही चलते हैं। नॉर्मल स्किन टाइप जिनका रहता है उनमें हम कोई भी जो है मॉइस्चराइज़र है या फिर जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं या फिर जो हमारे मैट बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमारा जो स्किन टाइप है विच इज़ ऑयली, सो सेकंड हमारा स्किन टाइप आएगा ऑयली। सो ऑयली स्किन है, सो हमें स्ट्रिक्टली जो है वो ये करना है कि हमें कोई भी वैसा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है जो कि आपको आपके सीबम को टारगेट कर रहा है, राइट। हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर लें अपने फेस पे जो कि आपकी सीबम जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको वो बढ़ा दे स्किन में, जो कि आपको कॉमेडोन्स जो हैं वो उसकी वजह से होने शुरू हो जाएंगे। सो ऑयली स्किन में हमेशा नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट जाता है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्किन टाइप्स का ही जो है वो बताते हैं। देन आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप क्या होता है, उसमें आपका जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश से पहले आप देखेंगे कि आपका जो टी एरिया है, टी जोन में आपका फोरहेड आ गया, नोज़ आ गया एंड देन चिन आ गई। अगर आपका ये वाला एरिया जो है वो ऑयली है एंड आपके चीक्स जो हैं वो नॉर्मल है या फिर ड्राई हैं, सो इट मीन्स योर स्किन इज़ कॉम्बिनेशन स्किन। सो कॉम्बिनेशन स्किन में दोनों आ जाएगा, ऑयली भी आ जाएगा एंड आपका नॉर्मल भी आ जाएगा। देन उसके बाद आती है हमारी सेंसिटिव स्किन। सो सेंसिटिव स्किन इज़ लाइक अगर आपका जो है आप धूप में जाते हैं, आपका स्किन एकदम से जो है वो बर्निंग शुरू हो जाती है, या आपका जो आप विदाउट सनस्क्रीन जा ही नहीं सकते हैं, स्किन बर्न हो जाती है। सो वो सेंसिटिव स्किन तो सबको पता है। अगर आप नॉर्मल सा अगर कोई मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं तो वो बर्निंग करता है, या आपका जो फेस है जो स्किन है वो नहीं ले पाती उस चीज़ को। सो उसमें कैसा रहता है, आपको खुद ही पता लग जाता है दैट ओके फाइन नाउ माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव। सो वैसे करके रहता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ, अब आते हैं हम रूटीन्स पे। सो रूटीन एक नॉर्मल के लिए अगर मैं बताऊँ, देन फेस वॉश, क्लेंज़र, जिसको हम क्लेंज़र टोनिंग CTM टेक्निक रहती है। सो वैसे ये थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है कि आप टोनिंग, बट ठीक है। अगर आपका एक नॉर्मल स्किन रूटीन भी है, आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आप एक सीरम रखिए। अगर आपका थोड़ा आपको ब्राइटनिंग के लिए चाहिए देन यूज़ विटामिन C सीरम्स, बट काइंडली यूज़ मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। सो हमेशा मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करो, हमेशा। सो देन फर्स्ट आप अब फेस वॉश कर रहे हो, फिर उसके बाद आप सीरम यूज़ करोगे, विटामिन C यूज़ कर सकते हो, लेट इट एब्जॉर्ब एंड देन अप्लाई नायासिनामाइड। नायासिनामाइड इज़ फॉर ओपन पोर्स के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो। किसी का जो है अगर ऑयली स्किन है या फिर किसी का एक्ने प्रॉन स्किन है, एक्ने है अगर किसी को, सो वो नायासिनामाइड जो सीरम है वो काफ़ी हेल्प करता है। डार्क जो स्पॉट्स होते हैं उनमें हेल्प करता है। देन उसके बाद आप नॉर्मल जो आपका मॉइस्चराइज़र होता है, फिर मॉइस्चराइज़ करो फेस को।
अलॉन्ग विद सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन तो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सनस्क्रीन को अगर आप एवरी 3 आवर्स में यूज़ करेंगे देन आपका स्किन ज़्यादा बेटर लगेगा। बट अगर आप उसको यही है कि नहीं हम रीअप्लाई कैसे करें, सो ज़रूरी नहीं है कि आपने मॉर्निंग में फ़ेस वॉश किया है फिर 3 घंटे के बाद आप फ़ेस वॉश करो फिर पूरा रूटीन, नो नेवर। आपको वेट वाइप्स आते हैं, आप उससे अच्छे से क्लीन करो एंड रीअप्लाई करो सनस्क्रीन। सो अगर ये जो रूटीन है ये मॉर्निंग एंड एम एंड पीएम रूटीन जो हैं आपके, ये आपको सीरम्स के साथ या फिर जो नाइट क्रीम्स होती हैं उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ डे में आपको हर 3 घंटे के बाद तो जो सनस्क्रीन है उसको रीअप्लाई करना ही होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ रूटीन है जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए हैं। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम जो है वो कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जो आपने बताया कि हमारी अलग अलग टाइप की स्किन्स होती हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि मेरी ऑयली स्किन है या मेरी ड्राई स्किन है? जैसे आपने कंबाइन का तो बताया कि यस उस पे ओके। सो ये हमें कैसे पता लगेगा? सी अगर हम कोई भी सुबह उठ के ही हम अपनी स्किन टाइप का हमें पता लग जाता है, राइट। सो अगर हमारी स्किन, अगर हम ड्राई का देखें, सो जैसे हम सुबह उठेंगे, सुबह उठ के आपका फेस एकदम से ड्राई होएगा जिसकी ड्राई स्किन है, सो इट मीन्स उनका ड्राई जो है स्किन टाइप है। अगर किसी का नॉर्मल है तो वो उसमें ना ऑयल रहेगा ना ड्राइनेस रहेगी, वो नॉर्मल हल्का सा आपका थोड़ा सा सीवम भी होगा, थोड़ा सा ग्लो भी रहेगा फेस पे, ड्राइनेस भी नहीं होगी, विच इज़ नॉर्मल स्किन टाइप। बट आपने कभी भी आइडेंटिफाई करना है तो आप मॉर्निंग की जो फर्स्ट मिरर आप देखते हो उससे आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका कौन सा स्किन टाइप है। एंड अगर एक्ने प्रॉन स्किन है दैट तो डेफिनेटली यू नो कि एक्ने प्रॉन स्किन कैसा रहता है। सेंसिटिव स्किन है, आप कुछ भी अगर फेस भी आप वॉश कर रहे हो तब भी वो बर्निंग करता है। अगर आप कोई बड़ा हार्श प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो तो वो बर्न करेगा आपके फेस को। तो आपको पता है कि आपकी स्किन टाइप जो है ओके अब मेरी सेंसिटिव स्किन है, सो मुझे सेंसिटिव स्किन के अकॉर्डिंग मुझे जो प्रोडक्ट है बहुत ही माइल्ड और थिन लेयर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे अप्लाई करने हैं। सो वैसे करके होता है। और हमारी थोड़ी सी आपने बताया एक मेडिकेटेड और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा डिफरेंस बताएं और प्रोज एंड कॉन्स बताएं थोड़ी। यस। सो इसमें कैसा रहता है, सी जो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में हमेशा क्या होता है, डॉक्टर क्यों उस पर पूरा एश्योर्ड होता है कि हाँ इसकी श्योरिटी है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपको नहीं पता होता होगा तो MRs रहते हैं, ठीक है, जो कंपनीज़ की साइड से आते हैं डॉक्टर के पास। देन अगर जो भी कंपनी के CEOs हैं, ठीक है, वो आते हैं, इन डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनमें वो प्रॉपरली डिटेल्ड बताते हैं प्रोडक्ट का कि हमने इस कॉन्सेंट्रेशन में ये वाला प्रोडक्ट जो है इसमें इतनी कॉन्सेंट्रेशन इस चीज़ की है, इस सॉल्ट की है या इसकी। सो वो पूरा प्रैक्टिकली आपको फिर वो सैम्पल्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको अप्लाई करो, ठीक है। फिर उनके पास जो है वो प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री होती है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री इन द सेंस कि उन्होंने सबसे पहले वो एक्सपीरियंस होता है उनके पास, जिनको हम वो केस स्टडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है, कि वो उन्होंने ट्रायल्स भी करे होते हैं। सो डॉक्टर इसीलिए श्योर है क्योंकि उसके पास वो पूरा चिट्ठा है उस चीज़ का कि हाँ ठीक है ये वाले प्रोडक्ट जो हैं वो इसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन है और हमें इस कंडीशन पे ये वाला प्रोडक्ट देना है। तो हम बहुत डीपली हमें पता होता है, ठीक है, कि ये वाला प्रोडक्ट हम इस चीज़ पे दे सकते हैं। बट जो अभी कॉस्मेटिक आ गए हैं, क्या श्योरिटी है आपको? कोई श्योरिटी नहीं देगा, सिंपल सी बात है। अगर हम एग्जांपल लेंगे नायासिनामाइड की ही, ऐसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, ऐसे मेडिकेटेड ब्रांड्स हैं, दोनों नायासिनामाइड हैं, राइट। बट कॉस्मेटिक वाला इरिटेट कर रहा है, थोड़े टाइम बाद वो आपका जो डार्क स्पॉट होने शुरू हो जाएंगे, कॉमेडॉन्स होने शुरू हो जाएंगे। मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, सेम, वो भी नायासिनामाइड है, वो भी नायासिनामाइड है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितना किस टाइप पे जाना चाहिए, वो सिर्फ एक डॉक्टर को ही पता होता है। सो हम वो प्रैक्टिकली करें कि उसको लगाने से आप बहुत फेयर हो जाएगा वैसा, दीज ऑल आर मिथ, सीरियसली। जो एड्स हमने एड्स एंड एवरीथिंग, मतलब आपका वो पूरा टोन दिखाया होता है एक अलग हाँ वो तो बस बहुत पेशेंट हैं। इवन
23 जो आज का यूथ है, सो यूथ भी ऐसा है कि उनकी भी कोई गलती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो अब 24 घंटे जब रहना ही इंस्टाग्राम पे है या सोशल मीडिया पे रहना है, तो उनका रहता है कि अच्छा अब ये वाला प्रोडक्ट लगाते हैं, इस पे करते हैं। और आजकल वो बहुत चला हुआ है कि आप स्किन टाइप अपना बताओ कि आपका ये स्किन टाइप है, आपकी एज ये है, राइट, आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, ओके, आपने वो पूरा फॉर्म फिल किया एंड देन उसके बाद वो आपको एक किट भेज देते हैं कि ये इस चीज़ की किट है, अगर मैं आपको मेलाज़्मा है तो ये आप बताइए कब से है ये। आप ऐसे कैसे बिना देखे बिना कंसल्ट करे आप कैसे बता सकते हो? ये नहीं बता सकते। और फिर जब उनका फेस ख़राब हो जाता है देन वो आते हैं और दे विल लाइक कि मैम हमने ऐसे किया था या सर हमने ऐसे किया था, और बस। बट जितना अभी ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स चले हुए हैं, जितना इसका बहुत ज़्यादा ये जो चला है ना, ये आ रहे हैं वापस। सो जब उनका वो साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ रहती है तो वो आते हैं कि मैम अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या कर सकते हैं। सो अगर सी प्रॉब्लम क्या है कि मेडिकेटेड और जो कॉस्मेटिक हैं प्राइस रेंज सिमिलर ही होती हैं उसमें। सो अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि यार ये तो प्राइसिंग इशू, कोई प्राइसिंग इशू नहीं होता। वो जो आपका है एटलीस्ट आप मान के चलो कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 15-2000 रुपीज़ में अगर आप वो भी तो यूज़ कर ही रहे हो। सो मेडिकेटेड अगर आपको कुछ नुकसान कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो कोई नुकसान भी नहीं देगा। बट अगर आप यूज़ करते हो तो फिर जब छोड़ दोगे तो आपको पता है। एंड थर्ड थिंग मैं ज़रूर आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जिस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा फ्रेगनेंस है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हमेशा आपको फ्रेगनेंस देखने के लिए मिलेगी। वो उतना ही डेंजरस है स्किन के लिए। जो सनस्क्रीन्स में बहुत अच्छी, मैं ब्रांड्स के वो नेम नहीं लूँगी बट बहुत अच्छे से पता है सबको सारे ब्रांड्स जो कॉस्मेटिक हैं, तो उनमें आप हमेशा देखोगे फ्रेगनेंसेस। और विमेन क्या है, वो फ्रेगनेंसेस से बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, वाओ अच्छा इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, ठीक। नो, वो जितना अच्छा उसका फ्रेगनेंस है वो उतना ख़राब आपको स्किन का करेगा। सो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लो, इसमें फ्रेगनेंस नहीं है, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छा है, चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे मेडिकेटेड हो। सो आप हमेशा एक कंपैरिजन करना कि मेडिकेटेड और कॉस्मेटिक में ना, मेडिकेटेड के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगनेंसेस होती हैं उसमें, बट जो कॉस्मेटिक उनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगनेंस होती है और वो ऐसा लगता है वाओ हमने तो फेस पे लगाया है, बट विच इज़ बैड, गलत है वो। तो अब आएंगे मैम, जैसे मैन ग्रूमिंग की थोड़ी बात करेंगे। मैन नहीं उतना, अब तो थोड़ा सा चलो एक ट्रेंड चल चुका है कि मैन भी अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रख रहे हैं, स्किन का ख्याल रख रहे हैं। थोड़ा सा आप ये भी बताएं हमको कि मैन ग्रूमिंग क्या ज़रूरी है? 110% ज़रूरी है आजकल तो। अगर गर्ल्स या फिर जो विमेन है उनको बहुत ज़्यादा रहता है स्किन का, बट आजकल मेल्स भी सेम स्केल पे हैं। सो वो उनको भी ऐसा रहता है कि हाँ, एक है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा केयर रख सकती हैं, बट लड़कों का क्या होता है, वो थोड़ा टाइम मोटिवेट रहते हैं एंड देन वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो उनके लड़कों के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो देन फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, ये 3 प्रोडक्ट्स रखो। मॉर्निंग के आप अगर ये भी स्टार्ट कर दोगे तब भी आपकी जो स्किन है वो अमेजिंग आपकी एजिंग, सनस्क्रीन से आपकी एजिंग डिले हो सकती है। सो अगर प्रॉपर आप अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुद को ही फील होगा कि वाओ व्हाट अ स्किन, यस। सो वैसे करके रहता है। सो अच्छा है मेल्स के लिए तो ये 3 चीज़ें मैं बताऊँगी कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्लेंस, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट। आपको और ज़रूरत ही नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप प्रॉपर रूटीन फॉलो कर सकते हो तब तो वेल एंड गुड है फिर तो अच्छा है। सो वैसे है। और अपना जो फीमेल और जो मैन का स्किन टेक्सचर है उसमें फ़र्क होता है?
स्किन जो फीमेल्स की है वो थोड़ा सा थिन रहती है, पतली रहती है एज़ कंपेरेटिव टू मेल। आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स हैं या फिर जो फीमेल हैं उनको एलर्जीज़ या फेस की इरिटेशन हो रहा है वो बहुत जल्दी होता है। मेल्स का ऐसा होता है चलो ठीक है एक दिन हुआ एंड देन दूसरे दिन दे आर नॉर्मल कि हाँ ठीक है हो जाएगा, बट ऑब्वियसली डिफरेंस रहता है। सो हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। आपके हेयर जो हैं ग्रोथ दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, फीमेल्स में थोड़ा सा लाइट हेयर ग्रोथ रहती है, बट दोनों का डिफरेंट तो रहता है ऑब्वियसली। जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो एक सेम यूज़ कर सकते हैं जो फीमेल और क्या तो सी अब क्या होता है कि फीमेल्स में अगर आप ये बोलो कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, सो मेल को भी पता है, सेम ही उस वे है अपनी स्किन को आइडेंटिफाई करना। सो अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक जेनेटिकली मिला हुआ है कि हाँ आपका जो वो काफ़ी जो है वो थिक है एज स्किन टाइप एज कंपेरेटिव टू फीमेल, बट स्किन टाइप तो सेम है ना। आप जो प्रोडक्ट जो नायासिनामाइड वो यूज़ कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका जो है जो विटामिन सी आप यूज़ कर रहे हो वो फीमेल यूज़ कर रही है वो आप भी कर सकते हो। सनस्क्रीन जो वो यूज़ कर रहे हैं आप भी कर सकते हो। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि फॉर मेल एंड फॉर फीमेल, नो आप just कर सकते branding है हो। brands या की दे आर अपना जस्ट सामान बेच रहे यस दे आर जस्ट ब्रांडिंग। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ ऐसा नहीं आता, इवन कि डर्मैट के पास भी कुछ ऐसा नहीं आता कि ओके सो ये सिर्फ फीमेल्स यूज़ करेंगी ये सिर्फ मेल यूज़ करेगा, नो सबके लिए सेम वो प्रोडक्ट्स। भी एक मिथ ही है कि यस मैन के दे अलग ऑल प्रोडक्ट आर हैं। मिथ। सी जिसके स्किन पे जो सूट कर गया अमेजिंग रिजल्ट्स, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। बट ठीक है ना, आप वैसे भी कॉस्मेटिक पे भी तो इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे अच्छा मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करो, बेस्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट है Yes. हमारी स्किन के लिए, यस तो थोड़ा सा आप उस बारे में भी बताएं, एसपीएफ क्या होता है और यस। सो सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सो ये सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करते हैं यूवी रेज से। यूवी रेज हमें पता है सन से हमारे पास आ रही हैं। सो यूवी रेज दो टाइप की रेज जो हमारे स्किन पे जो है वो अफेक्ट करती है, विच इज़ यूवीए एंड यूवीबी रेज। ओके, सो यूवीए रेज जो हैं वो हैं एजिंग रेज। वो अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो आपको एजिंग जो बोलते हैं ना कि सनस्क्रीन एजिंग को भी डिले करती है। सो यूवीए हमेशा आपकी एजिंग पे अफेक्ट डालेगी, ठीक है। आपको रिंकल्स, ठीक है, एजिंग होनी शुरू हो जाएगी। जो यूवीबी रेज होती हैं वो होती हैं बर्निंग रेज, ठीक है, जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। अगर आपने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करी आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। सो जो बर्न करते, सो ये दो टाइप की होती हैं। अब जैसे आपने मेरे से पूछा एसपीएफ, सो एसपीएफ हमेशा जब हम चूज़ करते हैं एसपीएफ हमेशा हमें यूवी जो बी रेज हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। सो जो यूवीए रेज हैं, आपने देखा होगा कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लोगे उसके ऊपर ना दो चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो एसपीएफ लिखा होता है, एक उसमें लिखा होता है पीए प्लस प्लस प्लस, ओके, SPF 50, SPF 30, SPF 35, सो वैसे करके लिखा होता है। सो SPF हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है UVB रेज से, और जो हमारा PA की जो वैल्यू है सनस्क्रीन पे अगर 1+, 2+ उस पर लिखे हैं, सो मतलब उतनी प्रोटेक्शन वो हमें दे रहा है UVA रेज से। सो PA UVA से प्रोटेक्ट करता है एंड SPF हमें UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। सो ऐसे करके रहता है ये। सो तो हमें हमेशा ये दो चीज़ें, ये SPF ज़्यादा बोलने में आता है तो लोग ये समझते हैं कि अच्छा SPF ही देखना है हमें, बट ऐसा नहीं है, आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं। मेन तो हमारा टू बी वेरी ऑनेस्ट PA वैल्यू है, क्योंकि हमें एजिंग से या इन चीज़ों से यही हमारे फेस पे जो है वो अफेक्ट डाल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतना ज़्यादा जो है वो आपको प्रोटेक्शन देता है। एंड इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे अगर आप मान के चलो कि आपने कोई भी सनस्क्रीन चूज़ करी तो हमेशा ट्राई करो कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन्स आप चूज़ करो,
सो इसके भी आगे टाइप्स हैं। सो मेनली जो सनस्क्रीन्स होती हैं, एक फिज़िकल सनस्क्रीन्स होती हैं, एक केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं। सो फिज़िकल सनस्क्रीन जो होती हैं उनको मिनरल सनस्क्रीन्स भी बोलते हैं। सो उसमें आपको जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। ये फिज़िकल सनस्क्रीन्स होती हैं। फिज़िकल सनस्क्रीन्स क्या करती हैं कि आप जो यूवी रेज़ होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो फिज़िकल सनस्क्रीन्स होती हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स क्या होती हैं, वो एब्जॉर्ब होती है स्किन के अंदर और हीट प्रोड्यूस करती है। ओके, सो उनसे वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि फ़िज़िकल सनस्क्रीन इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन्स, जो कि आपके स्किन के ऊपर रह के और रेज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, बट वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो कभी कभी जैसे कैंसर, स्किन कैंसर्स वगैरह, सो इसका भी रहता है, बट बहुत रेयर केसेस होते हैं। बट हाँ, अगर आपने रिस्क फ्री रहना है देन गो विद द फिज़िकल सनस्क्रीन। सो फिज़िकल सनस्क्रीन अप्लाई करो वैसा। तो एजिंग की जैसे बात हुई, तो एजिंग को हम स्लो डाउन करने के कुछ आपके पास हैक्स हों, कुछ ऐसा? और ओके, हैक्स तो हाँ, ये अभी मैंने एक हैक बता दिया है सनस्क्रीन का। जी, सो 20s के बाद क्या होता है, आपका जो एजिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो आपकी जो 20s कोलेजन, जब हम अपने यस, अर्ली 20s जब में, हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तब हमारी जो एजिंग है वो धीरे धीरे हमारा जो साइकिल है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्किन साइकिल 28 डेज़ का था वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो तब हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि हम प्रोटेक्शन लें एक। वैसे तो प्रोसीजर्स भी बहुत सारे हैं, बट हाँ ठीक है, हर कोई प्रोसीजर नहीं करा सकता। सो मैं सबसे बड़ा हैक बता रही हूँ आपको, अगर आपने एंटी एजिंग को है, दैट इज़ ओनली सनस्क्रीन। अगर आपका सनस्क्रीन आपके साथ है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप 3 घंटे के बाद, स्पेशली अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आपकी एजिंग, यू वॉन्ट इमेजिन, एक सनस्क्रीन डिले कर सकती है। एक सनस्क्रीन हमारी एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है। स्लो डाउन कर सकता है। और कुछ फैक्टर्स के हमारी एजिंग मतलब जल्दी क्यों हो जाती है, जैसे कुछ Okay. आप देखेंगे प्री मैच्योर एजिंग जैसा? यस, सो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके भी। फर्स्ट तो अगर प्री मैच्योर एजिंग, स्मोकिंग हम लेके आते हैं, ठीक है। स्मोकिंग क्या है, सबसे नेगेटिव इफेक्ट है आपकी स्किन पे। सो आपने देखा होगा सिगरेट्स में जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जो निकोटीन होता है वो क्या करता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हमारे जो ब्लड वेसल्स को, जो क्या करता है, लिमिट कर देता है हमारा जो ऑक्सीजन जो स्किन को जाना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होती है स्किन में, उसको वो बहुत ही लिमिट कर देता है। अब जिससे क्या होगा, आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी। आपका जो कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। सो नाउ व्हाट इज़ कोलेजन एंड इलास्टिन्स, जो आपकी ये फर्मनेस दिख रही है फेस पे, ठीक है, दैट हमारा जो अंदर जो ये फर्मनेस है, जो इलास्टिसिटी है स्किन में, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन्स। सो उसकी वजह से ये होता है, ये उसकी जो ग्रोथ है उसको डिले कर देता है, वो स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रिंकल्स जो हैं आपके फेस पे दिखने शुरू हो जाते हैं। प्री मैच्योर एजिंग होनी शुरू हो जाती है। जो रिंकल्स आपको 35-40 में दिखने थे वो आपको 30 से 35 की एज में दिखना शुरू हो जाते हैं। सो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है क्विट करना जो भी करता है, बट ठीक है, काम करें अगर उस पे तो कुछ भी पॉसिबल है जी। हाँ। सो कुछ भी हो सकता है। तो यही है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड यही है कि अगर हम डायरेक्टली धूप में जा रहे हैं, ठीक है, वो टैनिंग की वजह से सनबर्न हो जाता है, सो उससे एजिंग जो है वो बहुत अफेक्ट करती है। थर्ड, हमारी डाइट कैसी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि आजकल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। सो हम हेल्दी बोल के भी हेल्दी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, पैक्ड फूड, और आजकल तो फूड प्रॉपर वो फ्रोज़न वाला आ रहा है कि आप अब तो घर पे भी, बिकॉज हस्बैंड वाइफ वो दोनों काम करते हैं एंड आते टाइम ठीक है जी अब यहाँ से ले आते हैं और बस उसको माइक्रोवेव किया और खा लिया।
सो वो उसमें चाहे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स इतने हैं, इतना सब कुछ, बट वो पता है कि जो ये फ्रोज़न फूड होता है विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। तो हमारा फूड कैसा है, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। चंडीगढ़ तो बहुत अच्छी सिटी है कि इसके आसपास आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर आप कहीं चंडीगढ़ से बाहर चले जाते हैं, यहाँ लुधियाना ही चले जाते हैं, कितना क्राउड और इतना ट्रैफिक, सो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अफेक्ट करती हैं। इसीलिए ह्यूमन का जो लाइफ साइकिल है वो कितना कम हो गया है। सो कहाँ हमारे दादा वगैरह वो 70, 75, 80 के हैं, अभी भी हैं, फिट पड़े हैं अभी। फिट पड़े हैं। और वो हमें बताते हैं कि देखो आप, तुम लोग तो इतना कुछ कराते हो, हमारी स्किन देखो। तुम्हारी उम्र में हम ऐसा करते हैं। कि तुम्हारी उम्र में हम ऐसा करते थे, अब तुम देखो, तुम 2 मिनट खड़े भी नहीं हो पाते हो, तुम्हारे कोई बैक पेन शुरू है, कभी ऐसा है। बट ठीक है, अब उनको कौन समझाए कि हमारा एनवायरनमेंट ही वैसा है। तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या लगा रहे हो, क्या प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने बॉडी को सन से या फिर बाकी चीज़ों से। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी, स्लीप साइकिल, जो आजकल यूथ का वैसे हो गया है कि उनकी जो नाइट है वो डे है और जो डे है वो नाइट है। तो अगर भगवान ने बनाया है डे नाइट तो काइंडली उसको वैसे फॉलो करो। बट ठीक है, नाइट शिफ्ट्स की वजह से काफ़ी पेशेंट भी आते हैं, वो बेचारे दिन में ऐसे आधी नींद में होते हैं, मैम हमारी नाइट शिफ्ट थी आज, तो ठीक है वैसा भी है। सो उनको बेचारों को नाइट शिफ्ट का रूटीन डे में समझाना पड़ता है और डे का नाइट में। और नाइट में एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगी कि पेशेंट पूछता है कि क्या सनस्क्रीन नाइट में हम काम कर रहे हैं तो क्या उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मार्केट में ऐसा आ गया है कि ये अगर हम अंदर बैठे हुए हैं, राइट, लैपटॉप के ऊपर, आजकल 90 to 95% लोग लैपटॉप्स पे हैं। सो लैपटॉप की जो लाइट है विच इज़ ब्लू लाइट हमारी स्किन को जो है वो बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। सो आजकल ब्लू लाइट फ़िल्टर्स आ गए हैं, ब्लू लाइट फ़िल्टर सनस्क्रीन्स आ गई हैं, देखो। सो रात के टाइम अगर आप लाइट में हो, ताकि आपको, अगर आपने प्रोसीजर भी कराया है, आपको PIH ना हो, तो उसके लिए आजकल ब्लू लाइट सनस्क्रीन्स आ गई हैं, ब्लू लाइट फ़िल्टर सनस्क्रीन्स। सो उनके लिए फिर वो है सनस्क्रीन, तो इज़ मतलब मेरा फेवरेट वो प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। तो मैं तो यही सजेस्ट कर रही हूँ, दिन है रात है, आप इंडोर्स हो आउटडोर्स हो, आपको लगाना ही लगाना है सनस्क्रीन। तो रात के लिए मुझे मतलब हमें अलग प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ब्लू लाइट सनस्क्रीन? यस, रात के लिए आपको ब्लू लाइट, हाँ रात के लिए अगर आप काम कर रहे हो, जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो रात को अगर आपका दिन रात है और रात दिन है, तो आपको जो है वो ये करना पड़ेगा, ब्लू लाइट करके फ़िल्टर्स वाली सनस्क्रीन्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेडिकेटेड होगी या कॉस्मेटिक? काइंडली मेडिकेटेड। यहाँ पे मैं मेडिकेटेड पे ही स्विच करूँगी कि नहीं, नो कॉस्मेटिक, ओनली मेडिकेटेड। बिकॉज मैं खुद का एक्सपीरियंस मेरा है कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स अगर बनाए हैं तो किसी रीज़न से हैं वो, और इसीलिए जो एक डर्मेट है, अच्छा डर्मेट है, वो इसीलिए भरोसा करता है प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज उसने कर रखे हैं एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। एक मेरा अपना पर्सनल सवाल है, डार्क सर्कल आप देख ही पा रहे होंगे जैसे काफ़ी हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्यों डार्क सर्कल आ जाते हैं, अर्ली एज में भी आ जाते हैं, और कैसे हम इनसे छुटकारा पाएँ? यस, सो आई थिंक मैंने कवर कर ही दिया है कि फर्स्ट तो हमारा जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स भी के रीज़न भी हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स आ सकते हैं। बट जेनेटिक्स ना आजकल बहुत जल्दी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है जल्दी कि जेनेटिक्स आता है कब, 30-35 में, जब आपका एज होती है कि हाँ ठीक है अब हेयर फॉल हो रहा है, कि हाँ मेरे दादा को वैसा था, मेरा भी वैसे। बट आजकल क्या है कि अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो वो 22, 23, 24 साल में भी वो डार्क सर्कल, बट वो रीज़न कुछ और है। वो स्मोकिंग भी हो सकता है, बिकॉज आजकल तो सबके वैसा रहता है। तो स्मोकिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका स्लीपिंग साइकिल हो गया, वो कैसा है,
तो वो रीज़न रहते हैं। एंड आई मस्ट से कोई आज तक वैसा सीरम नहीं बना है अंडर आई वाला जो आपके अंडर आईज को बिल्कुल वो कर दे। हाँ, काफ़ी हद तक वो नॉर्मल कर देगा, बट अगर आप प्रोसीजर्स के साथ जाते हो तब वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेरेटिव टू अगर आप अकेला सीरम यूज़ कर रहे हो। कि चल रहा है ना आजकल बहुत हाँ जी, मार्केट आजकल में कि काफ़ी मार्केटिंग हो रही है कि आप ये यस सीरम लगा लो। आप ये वाला सीरम लगाओगे 7 डेज़ के अंदर अंदर डार्क सर्कल्स गायब। नहीं, वो तुम्हारी स्किन है भाई, उसको स्किन की तरह लो। और वो मार्केटिंग के चक्कर में पता है इंडिया के लोग ऐसे हैं, वो एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। सो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है बिल्कुल ऊपर कि आज तो बस ये वाला प्रोडक्ट हमने ले लिया है, ऑर्डर कर दिया है, आज से लगाना शुरू, 3 दिन बाद अरे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं होगा। ओवरनाइट सोचते हैं कि आज मैं ऐसा दिख रहा हूँ, सुबह को मैं सुबह को तो मैं वैसे, बट कुछ नहीं होता। ये भी मिथ एक्सपीरियंस है जो सीरम ऑल मिथ। सीरम्स मैं बता देती हूँ, अच्छे सीरम्स जो हैं वो तभी काम करते हैं अगर आप, चलो ठीक है, एक तो वो टाइम लेते हैं वो काम करने में। सेकंड, अगर आप ये बोलोगे कि एकदम से वो रिज़ल्ट दे देगा, नहीं देगा वो। हाँ, आप स्मोकिंग कर रहे हो और उसके बाद नाइट सीरम लगा रहे हो, कहाँ से काम करेगा वो नहीं काम करेगा। अगर आपके जेनेटिक्स में है वो, हाँ आजकल प्रोसीजर्स आ गए हैं, अगर प्रोसीजर्स के साथ आप सीरम को कंबाइन करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। बट वो भी काफ़ी हद तक 70 to 80% हो जाता है ठीक। बट अगर आप बोलो कि अगर आप अपना बस लाइफस्टाइल चेंज कर लो ना तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। 50 to 60% काम उसी से हो यस, वही कर देता है जाएगा। वैसे। तो अब बात करते हैं, प्रोसीजर्स की काफ़ी बात हुई हमारी डिस्कशन में, थोड़ा सा प्रोसीजर्स के बारे में बताइए। आजकल क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और कैसे लोग अपना मतलब काया पलट कर देते हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बताएं। ओके, सो वो जो काया पलट होती है तो ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो पूछते हैं कि मैम उसने वो कराया था, जैसे हमारे एक्ट्रेसेस हैं या फिर एक्टर्स हैं तो वो वैसे ट्रीटमेंट लेते हैं मैम, उनका तो इतना अच्छा स्किन हो गया है, हमारा क्यों नहीं। सो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, आपका इसलिए नहीं कि आप वो उनका प्रॉपर 15 डेज़ बाद 1 मंथ के बाद उनका रूटीन होता है, वो कंसिस्टेंट होते हैं। बट अगर आप ये सोचोगे कि आपने एक सेशन ले लिया फिर उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वाओ अब तो आना चाहिए, रिज़ल्ट आना चाहिए, नहीं। एक तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, दूसरा आपको एक अच्छा डर्मेट जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐड ऑन ही कर लेना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वैसा उसमें पेट्रोल या डीजल डलता है, तो आपको ये भी एक एक्सपेंस ऐड ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज आजकल एटमॉस्फेयर वैसा नहीं रहा है कि आपकी जो स्किन वो वैसी हेल्दी और वो रहे। हाँ, सो आप प्लीज़ अपनी इस छोटी सी उसमें जो थोड़े हैं कॉन्शियस अपने खुद को लेके, तो विच इज़ गुड। आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप जब अच्छे दिखते हो तो आपकी स्किन अच्छी दिखती है तो ऑब्वियस ही बात है वो कॉन्फिडेंस आता है आप में। तो वही बात है, प्लीज़ अपना एक डर्मेट, अच्छा डर्मेट जो है वो ऐड ऑन करो अपने लाइफस्टाइल में। आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ थोड़ा सा गाइड भी करें, जो कोई चंडीगढ़ के आसपास हो या चंडीगढ़ हो। चंडीगढ़ में सेक्टर 36C में एज लॉक स्किन एंड हेयर क्लिनिक है। सो वहाँ पे डॉक्टर JS कोहली हैं, अमेजिंग डॉक्टर, आई मीन यस अमेजिंग। अगर आपने किसी प्रोसीजर्स पे जाना है, प्रोसीजर इन द सेंस कि बोटॉक्स या फिलर्स पे जाना है, सो आई थिंक अमेजिंग। मैंने खुद अपने जो फेस पे हैं वो प्रोसीजर्स जब भी मैंने कराया, मतलब मैं सिर्फ एक डॉक्टर पे भरोसा कर सकती हूँ, सो वो हैं डॉक्टर JS कोहली। तो उन्होंने, अगर मैंने बोटॉक्स कराना है, मैंने फिलर कराना है, आई मीन टच वुड, उनका हैंड इज़ लाइक मैजिक। तो वो अमेजिंग अमेजिंग, सो आई ट्रूली रिकमेंड कि ही इज़ अ गुड डॉक्टर। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करा। अच्छा, फॉर श्योर मैं बताऊंगी, जो ब्यूटी को आपके एनहेंस करे, ऑब्वियसली गुड फॉर यू। मैं तो ये भी बोलूँगी ये सारे मिथ हैं कि आप ये बोल रहे हो कि ये कराने से, फिलर कराने से ऐसा हो जाता है, ट्रीटमेंट लेने से ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। मैंने क्या कराया है, मेरे जो है फ्राउन लाइंस है
मेरे क्रोज फीट हैं जो ये लाइंस बन जाती हैं आपकी, सो मैं उसके लिए बोटॉक्स लिया है मैंने। एंड चिन सो वो बिल्कुल मुझे लगता है जब से इस फील्ड में मैं आई हूँ कि वो नहीं है। इवन माय हस्बैंड ही ऑलवेज सेज दैट आई ना ये तो नहीं है, तो तो मैंने चिन फिलर कराया है। सो ये दो जो है मैंने कराए हैं अभी के लिए। बाकी मैं ट्रीटमेंट्स लेती हूँ स्किन से रिलेटेड। आई हैव अ रोजेशिया, सो रोजेशिया है मुझे। रोजेशिया इज़ अ स्किन कंडीशन जिसमें आपकी स्किन सेंसिटिव होती है एंड अगर आप धूप में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, आपको बर्निंग होनी शुरू हो जाती है या आप जा नहीं पाते हो धूप में, तो ये भी एक वो रहता है स्किन का। तो उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपकी रेड हो जाती है। आपने हिमाचल वाली साइड देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके चीक्स एकदम रेड होते हैं, और मतलब जिनका फेस थोड़ा सा रेड है दिख रहा है आपको, सेंसिटिव है उनकी स्किन, सो उस कंडीशन को हम रोजेशिया बोलते हैं। सो उसका ट्रीटमेंट भी मैं लेती हूँ। सो चलते हैं ट्रीटमेंट्स। तो सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है तो उनको बोटॉक्स हो गया जो आपका, और जो आपने फिलर्स बताया, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ? साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मैं बोलूँगी कि वो उनसे होगा जो सर्टिफाइड नहीं हैं। सो इसमें मैं ये मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि काइंडली आप डॉक्टर से ही प्रोसीजर कराएं अगर आप बोटॉक्स या फिलर ले रहे हो। हाँ, सेंसिटिव स्किन पे कोई वो नहीं होता, आपकी जो टाइप है आपकी स्किन का, बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं वो टोटली सेफ़ हैं। बट टिल द टाइम आपका जो डर्मेट है, आपका जिस हैंड्स में आप हो, वो सेफ़ हैं या नहीं है, यस सर्टिफाइड है या नहीं है। अदरवाइज़ आप बहुत सारी प्रॉब्लम, ये जो लोग मिथ बनाया हुआ है फिलर से वैसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वो उनके साथ होता है जो ऐसे क्लिनिक्स में जाके, या फिर जो ये भी क्वेश्चन आता है कि आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, राइट, और आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो बट वहाँ पे तो ये फ़िलर 10,000 का हो रहा है, यहाँ फ़िलर 30,000 का हो रहा है। तो फिर उसके बाद ठीक है, आप रिस्क लो, 10,000 का फिलर कराओ और फिर उसके बाद आओ हमारे पास फिर उसको ठीक करते हैं। तो वैसे करके रहता है ऐसा। आपको एक अच्छे डर्मेट के पास जाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप प्लीज़ काइंडली, आप अगर आपने कुछ वैसा, अगर आपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं, हाँ ठीक है, तब आप कर सकते हो, तब मैं बोल भी सकती हूँ 1% कि आप मत जाओ वहाँ पे। बट अगर आपने ऐसे प्रोसीजर्स लेने हैं, एंटा एजिंग का कोई प्रोसीजर लेना है, आपने फिलर्स लेने हैं, बोटॉक्स लेने हैं, आपने जो है माइक्रो नीडलिंग, आपने इवन लेज़र्स भी अगर करानी है, सो काइंडली आप डॉक्टर के पास जाओ। कम से अच्छा है। एक आई थिंक कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, कुछ वैसा करके मैं बहुत बैड हूँ इन चीज़ों में, बट हाँ ये कुछ है वैसा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो वैसा करके है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा हम जैसे अगर एक लेमैन लैंग्वेज को समझाना चाहें कि फिलर क्या होता है, बोटॉक्स क्या है, थोड़ा सा मतलब आप एक देसी भाषा में बताएंगे। सो बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट है, वो दोनों एक नहीं है। पहली बात तो जो बोटॉक्स है वो एक टॉक्सिन है जो कि मसल को रिलैक्स करता है, और आपके रिंकल्स हैं, आपके फ्राउन लाइंस हैं, या जो आपकी एक्सप्रेशन लाइंस हैं, वहाँ पे बोटॉक्स होता है। फिलर जो है विच इज़ हियालुरोनिक एसिड, और इवन की जो बाकी भी रहता है वो, लेकिन वो वॉल्यूम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने बताया कि चिन का मेरी, तो चिन जिनका नहीं है, जिनके गाल जो हैं वो फ्लैट हैं, उनको थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, राइट। उनके लिप फिलर्स, लिप्स का मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी एक्ट्रेस के एकदम से लिप्स ही चेंज हो गए। यस, सो वो क्या है कि उनके फ्लैट लिप्स हैं, छोटे लिप्स हैं, सो जहाँ पे हमें वॉल्यूम देना है वहाँ पे फिलर्स होते हैं। जहाँ पे आपकी लाइंस आ गई हैं एंड जो आपकी एंटा एजिंग में जैसे आपकी सैगिनेस आ गई है, सो वहाँ पे हम बोटॉक्स देते हैं। सो बोटॉक्स जो है वो दैट इज़ टॉक्सिन, वो टॉक्सिन है, एंड फिलर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोटॉक्स। तो वो केमिकल जो आपने टॉक्सिन बताया, तो वो हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए? नो नेवर, वो 2-3 महीने में गायब हो जाता है।
सो इनकी ड्यूरेशन भी मैं बता देती हूँ. सो बोटॉक्स जो है वो 3 to 4 मंथ जो है वो आपको रहता है, मैक्सिमम 6 मंथ. एंड बट वही है कि अच्छा बोटॉक्स, जो जैसे कंपनीज़ होती हैं हर चीज़ की, वैसे ही इसकी भी कंपनीज़ होती हैं. सो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं और वो 2 to 3 मंथ जो है, 6 मंथ वो लास्ट करता है. एंड सेकंड जो है इसका जो फिलर है वो 1.5 ईयर जो है वो लास्ट करता है, फिर आपको दोबारा से उसको लेना होता है. थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं, जो अपना बोटॉक्स और आपने फिलर का ट्रीटमेंट बताया, उसके आफ्टर केयर क्या होने चाहिए. कि जो पेशेंट कई बार ट्रीटमेंट ले लेते हैं, वो एक बार ट्रीटमेंट ले लेंगे किसी से इन्फ्लुएंस होकर या कुछ भी कि मुझे वो करना है, बट जो उनको प्रिकॉशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इस ट्रीटमेंट के साथ ये प्रिकॉशंस भी लेना है, तो वो लोग मैक्सिमम लोग शायद नहीं लेते. एंड आई मस्ट से कि इंडिया में तो लोग बहुत ही लाइटली ले लेते हैं. एंड देन वो डॉक्टर के पास आके कि हाँ ये वाला प्रोसीजर होने के बाद ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट वो अपना गलती कभी नहीं बताते हैं कि हमने खुद ये किया है. सो वो बोटॉक्स फिलर की बात नहीं है, वो जितने भी हमारे जो है ये एग्रेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, सो उसके बाद आफ्टर केयर जो है वो रहती है. सो आफ्टर केयर मतलब डाउन टाइम. सो डाउन टाइम क्या होता है कि जब आपने कोई भी प्रोसीजर लिया, प्रोसीजर के बाद कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अब फिलर है, सो फिलर जब आप लेते हो सो उसके 24 to 72 आवर्स हम बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है ताकि वो डिसलोकेट ना हो जाए. आपको रबिंग नहीं करनी है जहाँ पे आपको फिलर हुआ है. फिर देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है. आपको कोई ऐसी एग्रेसिव एक्टिविटी नहीं करनी है. एंड देन आपको अल्कोहल नहीं लेना है, राइट. सो ऐसी चीज़ें जो हैं वो उनको बताते हैं कि आफ्टर केयर आपको ये करना है. सेम ऐसे ही जब कोई और भी प्रोसीजर हो तो उसका भी डाउन टाइम पीरियड होता है. सो डाउन टाइम पीरियड मतलब कि आपको 2 से 3 दिन के लिए थोड़ा आपकी स्किन जो है वो, अगर हम आगे चल के जब प्रोसीजर्स की बात करेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे जो हैं वो हम इसका आफ्टर केयर रख सकते हैं. बट फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए जो बोटॉक्स फिलर हैं उनका यही है कि जो है आपको, जो मैंने अभी 3 से 4 चीज़ें आपको बताई हैं, तो वो आपको ध्यान रखना होता है ताकि वो डिसलोकेट ना कर जाए. यस, बट डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि ये वैसा हो गया है, थोड़ा सा ब्रूज आ रहा है या कुछ वैसा, सो नथिंग टू वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, डरने की ज़रूरत तब है अगर आपने वो 10,000 वाला फिलर कराया है तब यस, तब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत है. बट अगर आपका ये है कि थोड़ा ब्रूजिंग भी आ गई है आपको, या आपको लग रहा है कि यार ये शायद मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो नथिंग टू वरी, आप दोबारा डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर को ही, और काइंडली ऐसा कभी भी मत करो कि आपने एक डॉक्टर से पहले ट्रीटमेंट कराया है एंड देन उसके बाद आप अपना डॉक्टर चेंज कर देते हो. सो उसमें क्या होता है कि जिस डॉक्टर ने आपका फिलर किया है उसी को पता है कि उसने कहाँ पे जो है वो फिलर को डाला है. तो काइंडली अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो आप अपने सेम डॉक्टर्स के पास जाओ और उनको कंसल्ट करो कि मेरे को अभी थोड़ा हो रहा है. वो आपको प्रॉपरली अच्छे से गाइड करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप कहीं और भागो कि मुझे अब इसको कैसे ठीक करना है या वैसा कुछ, तो आप उसको ख़राब करा लोगे और कुछ नहीं होगा. सो वैसा इसका रहता है. आजकल लोगों में काफ़ी ट्रेंड चला है आइस फेस वॉश का, देखा है मैंने. काफ़ी लोग, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो काफ़ी वायरल हुए इस चीज़ के लिए. वो सुबह उठते ही आइस में अपना मुंह दे देते थे. यस, विच इज़ गुड, आई थिंक. इवन मैं भी करती हूँ वो. तो उससे क्या होता है, आपके जो पोर्स हैं, अभी जैसे आप सुबह उठे हो, ठीक है, एंड जैसे बच्चों वाली स्किन होती है ना, सुबह उठ के आपकी स्किन वैसी होती है. बहुत लोग नोटिस करेंगे कि जब वो सुबह उठते हैं वो बोलते हैं जो मॉर्निंग वाला ग्लो होता है ना हमारा, वो दिन में नहीं रहता. जब हम सुबह उठते हैं खुद को देखते हैं, वाओ यार कितना ग्लोइंग फेस है. तो उस टाइम पे ना बहुत स्किन भी रेस्ट पे होती है. जब आप उठते हो एकदम से तो वो ऐसे बेबी स्किन होती है. फिर उसको जब आप एक ठंडे पानी के बॉल में उसको डिप करते हो 2 से 4, फिर वो पोर्स ओपन होते हैं. सो विच इज़ गुड,
वो करना चाहिए, बट आई मस्ट से कि उसको रेगुलरली, हाँ ठीक है, आप दिन में जो है वो मॉर्निंग में उठ के वो करो और एक दिन छोड़ के जो है वो करो, बिकॉज़ जिनका सेंसिटिव स्किन है या जिनका ड्राई स्किन है तो वो थोड़े टाइम बाद आपको इरिटेट करना शुरू कर देगा। सो अगर आपको डिप करना ही है, वो बैड नहीं है, वो गुड है, अच्छा है, बट हर चीज़ का एक लिमिट। तो अगर आप उसको बार बार सेंसिटिव स्किन वाला पेशेंट या जो फीमेल है या मेल है वो डिप करता रहेगा तो आपके पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो इट्स बेटर कि आप उसको लिमिट में यूज़ करो एंड हफ्ते में आप 2-3 बार यूज़ करो उसको। बट हाँ, एक और चीज़ है, वो रबिंग वाला भी तो आया है आजकल वो इतना छोटा सा वो होता है, उसमें पानी डालो और वो गर्ल ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, तो डिप इज़ बेटर देन रबिंग। सो आप फेस को डिप करो आइस बॉल में, बट बाउल में, लेकिन आप उसको रब मत करो स्किन पे आइस को, वो ड्राई करेगी आपकी स्किन। आप देखोगे उसके बाद आपको ड्राई करेगी, इरिटेट करेगी, सो उससे कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप अपने जो फेस को है एक वाटर बाउल में उसमें डिप करो आप। तो इससे हमारा जो एजिंग है, रिंकल्स हैं, उस पे भी फ़र्क पड़ता है? नो नो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक क्लेंजिंग के लिए है कि क्लेंज हो जाते हैं अच्छे से। ये मिथ है कि स्किन टाइट एजिंग हो पे जाएगी टाइट हो उससे? जाएगी, कहाँ से टाइट होगी, कुछ टाइट वाइट नहीं होती है, तो वैसा है। मैन काफ़ी ग्रूमिंग का भी ध्यान रख रहे हैं, फिज़िक का काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। तो आजकल एक काफ़ी कॉमन मैं जो देख पा रहा हूँ यंगस्टर्स में, यूथ में, काफ़ी एक कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है एक्ने की। तो थोड़ा सा उस बारे में भी मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताएं। सो एक्ने का जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी कि वो सिर्फ मेन की ही प्रॉब्लम नहीं है, वो आजकल फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो मेन में प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी गई है आजकल जो जिमिंग वगैरह कर रहे हैं। सो जिमिंग के टाइम पे वो क्या करते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं, लो क्वालिटी प्रोटीन्स जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं और मैक्सिमम आप देखोगे उनको बैक एक्ने होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वेटिंग की वजह से भी आपको जो है वो एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। एंड थर्ड थिंग मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो बॉडी पे या फिर अगर आपको एक्ने आ रहा है, सो काइंडली कंसल्ट करो डॉक्टर के साथ एंड काइंडली डर्मेट से मिलो और उसको अपनी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री जो है वो बताओ। सो एक वो है कहावत भी नहीं बोल सकते, बट हाँ कि डॉक्टर और लॉयर इन दोनों से कभी कोई चीज़ नहीं छुपानी चाहिए। आपने किया है आप बताओ, तो वो जज नहीं करते हैं आपको, उनके पास आप जैसे बहुत आते हैं दिन में, तो आपको ऐसा डिस्कम्फर्ट लगता है कि अच्छा मैं बताऊं डॉक्टर को या नहीं बताऊं। बहुत होते हैं वैसे शाय काइंड ऑफ कि नहीं मैं नहीं बता सकता, बट नहीं आप बताओ ना डॉक्टर को, आप आए किस लिए हो। जब तक डॉक्टर को ही नहीं पता होगा कि आपने ये किया है और आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर उसमें आपका डर्मेट भी कुछ नहीं कर सकता और आप चाहे फिर जहाँ मर्जी चले जाओ आपको रिजल्ट भी नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली अच्छे से शेयर करो डॉक्टर के साथ। सो वैसे करके थोड़ा सा फीमेल का भी बताएं कि एक्ने जो फीमेल का भी बताया आपने, तो फीमेल में क्या रीज़न है एक्ने का? ओके, सो फीमेल और मेल दोनों का मैं बताती हूँ। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है। जो क्या होता है वो कई रीजंस हैं। बैक्टीरिया से हो जाता है, क्लॉग्ड आपके पोर्स जो हैं, आपके पोर्स आपको फेस पे नहीं दिखते, बट जब आप इसको स्ट्रेच करते हो ना ये आपको छोटे दिखेंगे, सेम ऐसे ही हमारे पूरे फेस पे हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब हमारे जो पोर्स हैं जब वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, क्लॉग्ड अगर वहाँ पे हमारी बॉडी जी या फेस पे खुद ब खुद हमारी स्किन जो है वो जो है उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब आपका सीबम प्रोडक्शन जो है एक्सेसिव हो जाए और आपका हेयर क्लॉग्ड हो जाए उसमें, उसकी वजह से भी एक्ने आ जाता है, राइट। एंड देन सेकंड थिंग जो है आपका आजकल PCOS PCOD बहुत चला हुआ है गर्ल्स में या लेडीज़ में, तो उनके लिए भी उनका थायराइड अगर आपका प्रॉब्लम है, हार्मोन आपका इम्बैलेंस है, उसकी वजह से एक्ने आ जाते हैं, प्यूबर्टी पे एक्ने आ जाते हैं, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जंक खा रहे हो आप प्रोसीजर्स लेज़र्स वैसे ले रहे हो, आप वैक्स कर रहे हो फेस पे, तो एक्ने नहीं आएगा तो क्या आएगा। सो इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, यही रीज़न है
बट सबको देख के पता लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है। सो ये रहता है। इसके टेस्ट भी होते हैं आपका, अगर फेस पे आपको एक्ने आ रहे हैं, जैसे आप 30 या 20 यूथ से ही स्टार्ट करते हैं। सो अगर उनको एक्ने हैं तो इनके ट्रीटमेंट्स भी होते हैं अलग अलग, इनके टेस्ट होते हैं। आप हार्मोनल अपना टेस्ट कराओ, थायराइड टेस्ट कराओ, अपना B12 D3 चेक कराओ, ठीक है। उससे आपको जो है अगर वो थोड़ा इम्बैलेंस है तब आपको आने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो 3 टाइप से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो टॉपिकली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। टॉपिकली इन द सेंस कि हम ऑइंटमेंट्स, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर्स, सनस्क्रीन्स, ये टॉपिकल्स में आ गए हमारे। सो इसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे ओरल मेडिकेशंस हैं, खाने वाली टैबलेट्स, उसमें एंटीबायोटिक्स दे देते हैं डॉक्टर। फिर एक्ने के लिए काइसोट्राइन भी काफ़ी फेमस है, वो भी हम दे सकते हैं। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है किसी को, उसकी वजह से एक्ने आ रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं उनको। तो ऐसे करके जो ऑरली भी इनकी मेडिकेशन जो है वो चलती हैं। देन आते हैं ट्रीटमेंट्स पे। सो ट्रीटमेंट इसके लिए पील्स होती हैं। सो पील्स जो हैं वो नॉर्मल पील होगी, मीडियम पील होगी, एग्रेसिव पील्स होगी। पील मतलब स्किन निकालना? नहीं ऐसा नहीं होता है। मतलब हर पील इज़ नॉट पीलिंग का मतलब ये नहीं है कि स्किन निकल ही रही है। सो नॉर्मल पील्स कैसी होती हैं कि अब जब आप उसको फेस पे अप्लाई करते हो तो आपको पता भी नहीं लगता कि हाँ ठीक है आपने पील कराया है वो। देन उसके बाद आती हैं आपकी मीडियम पील्स। मीडियम पील्स में क्या होता है, आपकी जो ऊपर वाली लेयर है वो रिमूव होनी शुरू हो जाती है। सो उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि आपको आपके डर्मेट ने भी बताया होगा कि जो भी ये पील ऑफ होती है आपकी स्किन, काइंडली उसको हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकालना है। आप सीज़र का यूज़ कर सकते हो, छोटी वाली जो सीज़र होती है, आप स्किन को काट लो जब वो लटक रही है या कहीं से, बट काइंडली उसको हाथ से मत वो करो। तो हाँ, इसमें मैं एक और आपको बताऊंगी। एक पेशेंट था, अब पेशेंट तो बताते नहीं है बट पता तो लग जाता है कि ये काम आप ही का है। तो एक पेशेंट थे, उन्होंने क्या किया कि मैम मुझे पील करानी है, एक्ने का ही प्रॉब्लम था। स्पेशली उनको बोल के भेजा है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं बट एक अभी मुझे याद आ रहा है कि सर ये इसकी आफ्टर केयर है, आप प्लीज़ इसको फॉलो करना, आपने हाथ से नहीं निकालनी है स्किन। और उन्होंने क्या किया, बढ़िया हाथ से निकाला। एंड सेकंड सिटिंग में वो आए हैं और बोल रहे हैं कि मैम ये तो फर्स्ट सिटिंग के बाद हुआ है, ये पक्का जिन्होंने किया है ये शायद उन्होंने गलत कर दिया है। देन अब पता तो लग जाता है कि क्या काम आप करके आए हो। एंड देन उसके बाद मैं क्या ठीक है, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। उनको थोड़ी सी मेडिसिन्स दी, ऑइंटमेंट दी, जिससे वो थर्ड सिटिंग में पता ही होता है कि ये हो जाएगा नॉर्मल। थर्ड सिटिंग में वो आए हैं और जब नॉर्मल हो गया देन मैम मुझे कुछ कन्फेस करना है। मैं क्यों, क्या हुआ? देन बोले कि मैम वो ना मैंने हाथ से ही निकाला था। तो मैंने बोला तो वो तो पता ही था मुझे कि आपने ये काम हाथ से किया है। मैं क्या, पेशेंट्स का पता होता है बट वही बात है ना, आप डॉक्टर के ऊपर आके बोलो कि ये ऐसे नहीं ऐसा हुआ है, वैसे नहीं वैसा हुआ है, ऐसा नहीं। तुम्हारी गलती है, एक्सेप्ट करो उसको। बाकी ठीक करने के लिए बैठे हैं डॉक्टर्स, बैठे हैं तो वो दे ही देंगे आपको सॉल्यूशन। सो वैसे रहता है। सो मीडियम पील्स में आती है वो, जो जिसमें पील ऑफ होता है उसमें 7 डेज़ के अंदर जो है वो 7 डेज़ और 10 डेज़, वो भी स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है और सेंसिटिव स्किन पे वो नहीं होती है। और फिर उस 7 to 10 डेज़ में पूरा आपका स्किन जो है ऊपर वाला वो रिमूव हो जाता है। एंड जो बेबी स्किन है आपका छोटा, वैसा आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। जो एग्रेसिव पील्स हैं वो इंडिया में आई डोंट थिंक सो कोई करता है, बिकॉज एग्रेसिव पील में क्या होता है वो एटलीस्ट प्रॉपर एनेस्थीसिया के अंडर लिया जाता है वो। सो अगर आप वीडियोस देखेंगे फॉरेन में ज़्यादा होता है वो, बिकॉज इंडिया में ना लोगों में पेशेंस नहीं है और उनको अगर थोड़ा सा कुछ हो गया, ओ माय गॉड मेरी स्किन को क्या हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वैसा करके रहता है। सो उसमें प्रॉपर आपका पूरा ऊपर का स्किन वो ऐसे करके निकलता है। द मास्क मूवी यस, प्रॉपर मास्क निकलता है वो पूरा। वो होता है जिन एंटा एजिंग का जो होता है ना 40-45 में वो कराते हैं जिनके रिंकल्स वगैरह, बट इंडिया में वो भी नहीं करता कोई।
बिकॉज डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है हम कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे करके ऐसे पील्स करा सकते हैं वो। सेकंड, आजकल वो एलईडी लाइट्स आ गई हैं अब तो। ब्लू लाइट जो है दैट इज़ फॉर एक्ने ओनली, तो जो बैक्टीरिया के लिए। ब्लू लाइट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं आजकल। एंड देन CO2 लेज़र्स आ गई हैं आपके एक्ने को जो है ठीक करने के लिए। तो आप एक्ने को ठीक करने के लिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि प्रोसीजर्स के साथ जाओगे तो मज़ा भी आएगा, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बट अगर आप प्रोडक्ट्स के साथ जाते हो तो वो धीरे धीरे करके वो होता है। कुछ होम रेमेडी वाले कुछ हमारे दर्शक जो नो प्लीज़, अगर मैं कोई भी होम रेमेडी बताऊंगी तो उसके बाद नहीं, मेरे को इंडिया के लोगों पे इतना वो नहीं है। अगर मैं कुछ उनको वैसा होम रेमेडीज़ में मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा क्या बताऊँ अब, क्योंकि ना वो फिर पता लगे छील लिया फेस और उसके बाद बोलेंगे कि ये अच्छा वो तो वैसे बताया था। होम रेमेडीज़ पे मैं ज़्यादा बिलीव करती नहीं हूँ। जो आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, अब अगर आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो वो होम रेमेडी क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो वर्स कर देगी। ठीक है, और नो नेवर, प्लीज़ डॉक्टर, नो होम रेमेडी, डॉक्टर के पास जाओ यस ये है। बाकी एक्ने के टाइप्स हैं, आप देर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्ने। आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो एक्ने, वो भी एक्ने है। थर्ड आपके आते हैं पेप्यूल्स, पुस्ट्यूलर एक्ने। पुस्ट्यूलर एक्ने होते हैं, आपने देखा होगा, एक्ने है उसमें पस है, ठीक है, वो है पुस्ट्यूलर एक्ने। पेप्यूल्स होते हैं जिनमें पस नहीं होती। आई थिंक ये जो आपके नोज़ पे है सॉरी तो इसको हम पेप्यूलर एक्ने बोलेंगे। देन उसके बाद नोड्यूल्स आते हैं, देन सिस्टिक एक्ने आते हैं जो कि वर्स्ट होते हैं। उसके नोड्यूल्स और जो सिस्टिक एक्नेज हैं इनके तो एक्ने स्कार्स इतने गंदे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के वो गड्ढे वाले स्कार होते हैं, वो सिस्टिक एक्ने के स्कार्स हैं। तो वो आइस पिक स्कार्स हैं। वो शायद पूरी लाइफ आपके नो, उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, वो हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनके लिए माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप GFCs PRPs के साथ उसको दे सकते हो। आपके वो जो गड्ढों वाले स्कार है वो हो जाते हैं, उसमें सिटिंग्स लगती हैं सेम 6 to 7 सिटिंग्स, कितना डीप है। वो स्कार कैसे बन जाता है कि हम क्या करते हैं, जैसे काफ़ी टाइम हो गया स्कार बने हुए, वो ऑलरेडी वो अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें तो वो गड्ढा ऑलरेडी बन गया है, वहाँ पे कोलेजन इलास्टिन्स बन चुके हैं। हम क्या करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, आपके पोर्स को, आपके स्किन सेल्स को पंचर करते हैं ताकि आपकी बॉडी खुद उसको दोबारा से हील करे और दोबारा से वहाँ पे कोलेजन इलास्टिन्स बनाए, राइट। फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी के ज़्यादा ही डीप है तो सब्सीजन करते हैं। सब्सीजन से नीडल से हम अंदर से जो हैं स्किन जो ऐसे चिपक जाती है वो ऐसे, उसको नीचे से करके हम उठाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके फिर वो ऐसे ऊपर को उठ जाती है। एंड देन उसके बाद उसके हम स्कार की क्रीम्स होती हैं उसको देते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जो कंसिस्टेंट हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। तो जैसा कि आजकल कोरियन फेशियल का ओह माय गॉड, थोड़ा सा उस बारे में आप बताएं। ज़रूर, इस बारे में मैं खुद बात करना चाहती थी, बट अच्छा हुआ आपने टॉपिक उठाया ये। बिकॉज़ कोरियन फेशियल, ग्लास स्किन फेशियल, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम कोरियन जैसी तुम्हारी स्किन हो जाएगी, टोटली मिथ। कोरियन स्किन फेशियल वाले इतने पेशेंट्स हैं जो रोते हुए आते हैं। बेसिकली करते क्या हैं, कोई भी डॉक्टर आप देखोगे, कोई भी अच्छा क्लिनिक है ना, वो कोरियन फेशियल कभी नहीं करेगा, करता ही नहीं होगा। वो ये होते हैं सैलॉन्स में या जिन्होंने अपने क्लिनिक ओपन कर लिए हैं, वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स जैसे कोई भी डिज़ीज़ है उसका, कोई भी हम मेडिसिन ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट है, स्किन में स्टेरॉइड्स का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड लगा के मसाज करके उनको नाइट क्रीम्स देते हैं। वो नाइट क्रीम्स क्या हैं,
सो प्लीज़ आप वो, आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं ना अपने प्रोडक्ट्स जो दे रहे हैं कि आप ये वाला नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये फेस वॉश है, वाओ आपकी स्किन चमक जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तुम्हें पता है वो रात को अगर आपको वो दे रहे हैं तो उसमें क्या है, दैट इज़ ओनली स्टेरॉयड। स्टेरॉयड दे दे के तुम्हारी स्किन, आपको पता उसकी आदत हो जाएगी स्किन को। वो कैसे होगी, आप उसको थोड़ा सा लगाओगे ना, आपकी स्किन एकदम से इतनी ग्लो करेगी कि आपको लगेगा यार प्रोडक्ट है तो ये है, वाओ अमेजिंग प्रोडक्ट। एक ट्रेटिनॉइन करके भी अगर आपने, आई थिंक कृति सेनन बहुत उसने किया था, फिर उसके बाद सबने ही लगाना शुरू कर दिया है। पी साइज़ अमाउंट। वो क्यों बोलते हैं पी साइज़ अमाउंट, कि इतना सा ही लगाना है पूरे फेस पे। तो अब वो इसलिए बोलते हैं कि डैमेज करेगा स्किन को, तुम्हें बहुत अच्छा ग्लो देगा। अगर आप भी इन्फ्लुएंस हो गए इस चीज़ से कि किसी का ना बहुत, जिनकी डार्क स्किन है, जो आजकल काफ़ी गर्ल्स में होता है ना कि ओ माय गॉड मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा Complexion को लेके सेंसिटिव हो गई है और मैं ना जा नहीं पाती हूँ। तो आप इसीलिए नहीं जा पाती हो क्योंकि आपने स्टेरॉयड यूज़ किया है, और स्टेरॉयड का ये साइड इफ़ेक्ट है कि वो आपकी स्किन को इतना पतला कर देगी एक टाइम पे। आपको स्टार्टिंग के 5-6 महीने बहुत अच्छा लगेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप एकदम फेयर हो जाओगे, और देन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, आप एक दिन उसको छोड़ोगे, 2 दिन छोड़ोगे, 3 दिन छोड़ोगे, उससे ज़्यादा फिर आपको उठानी पड़ेगी वो वापस। इतना गंदा साइड इफ़ेक्ट है उसका, बहुत ही ख़राब। तो प्लीज़ अपने जो डर्मेट हैं उन्हीं की गाइडेंस के अंदर आप स्टेरॉइड्स लो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, सो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ फेस पे जब भी अप्लाई करते हो तो वो ना बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हैं, देते हैं डॉक्टर्स। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो आपको हमेशा देगा कि आप 2-3 डेज़ यूज़ करो, ठीक है, कि उसके बाद आपने इसको स्टॉप करना है। आप 7 डेज़ यूज़ करो, आपने इसको स्टॉप करना है। बट जो वो हैं कि एक पेशेंट थी, उसने कोई प्रोडक्ट था, बाहर कुछ नहीं है लिखा हुआ उसके, और वो यूज़ कर रही है वो। मतलब ऐसे बहुत सारे पता है इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि उनके बाहर कोई इंग्रेडिएंट नहीं लिखे हुए, कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, और वो बस ये लो, ये लगाओ, ग्लास स्किन। कोई ग्लास स्किन नहीं है, 3-4 महीने बाद रोते हुए आओगे। जो अभी करा भी रहे हैं वो उनके लिए चलो टाइम है, आप बाद में आओगे, और जिन्होंने करा लिया है वो आ ही रहे हैं। और मतलब उन लेडीज़ को देख के पता है रोना आता है, वो रोती हैं आके। एक इतना गंदा केस था, वो 2 साल से स्टेरॉयड यूज़ कर रही थी फेस पे, और यहाँ पे ब्लैक, पूरा फेस ब्लैक, यहाँ पे ये एरिया ब्लैक, बिल्कुल। ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसको, उसने ये तक बोल दिया था कि मैम बोलो आप, इतने एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स उसने कराए, बट हार्डली उसको 40% रिज़ल्ट उसको आया, और उसके बाद उसका ये हो गया कि मैम मैं नहीं करा पाऊँगी अभी। तो ऐसा होता है स्टेरॉयड इज़, आप जब स्टडी करोगे उस बारे में, थोड़ा पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो एक जादू की तरह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो, बट उसके बाद वो ख़राब कर देगा फेस को। ऐसे इसका मतलब ये है कि स्टेरॉइड्स के बिना आपका जो कॉम्प्लेक्शन दिखाते हैं कि भाई बंदे ने इतने दिन क्रीम लगाई, वो एक कुछ था, वो कोयले से सीधे से हीरा बन गया है, तो मतलब वो मिथ है। आपका जो कॉम्प्लेक्शन आपको बाय बर्थ है वही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बट अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो ना, आपने फेयरनेस का ट्रीटमेंट लेना है तो ग्लूटाथायोन लो। तुम उस पे क्यों शिफ्ट हो रहे हो कि तुम्हें जल्दी इंस्टेंट क्यों चाहिए तुम्हें रिज़ल्ट? और अगर इंस्टेंट चाहिए भी तो तुम ऐसी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो जो तुम्हें बाद में बिल्कुल ही ख़राब कर देगा आपके फेस को। सो इट्स बेटर कि अच्छी, अगर आपने फेयरनेस के लिए ट्रीटमेंट लेना है तो ग्लूटाथायोन लो। अभी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे ग्लूटाथायोन्स भी आ गए हैं। सो उसको एम्प्टी स्टमक खाने के लिए भी टैबलेट्स आ गई हैं, और वो जो इवन की जो डिज़ोल्विंग टैबलेट्स हैं ग्लूटाथायोन की, वो भी आ गई हैं मेडिकेटेड। एंड देन उसके बाद ड्रिप्स आ गई हैं ग्लूटाथायोन की। वो स्लो प्रोसेस है,
बट ये है, अब जैसे एक्ट्रेस या फिर कोई भी एक्टर अभी वो एकदम से फेयर, सो उन्होंने काम किया है उस पर, उन्होंने धीरे धीरे करके आप उसको 21 डेज़ में एक सिटिंग ले लो उसकी, तो वो ड्रिप लगती है, आप ड्रिप लो अच्छे तरीके से, आप फेयर हो ना। आपको जल्दी क्यों है कि आपने बस एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर आपको अच्छा जल्दी वाला रिजल्ट चाहिए। सो जल्दी इज़ ऑलवेज़ बैड, आप मत जाओ उस पर। हो सकता है आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क से लाइट हो सकता है। उसके लिए बट ट्रीटमेंट, Yes. प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, प्रॉपर प्रिकॉशन ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, प्रॉपर डॉक्टर चूज़ करो। ये ऐसे सैलॉन्स में जाके, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपने अपने सैलॉन्स ओपन कर लिए हैं, वहाँ पे वो एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कि आप ये लगाओ तो गोरे हो जाओगे। तो तुम स्टेरॉयड लेके क्यों गोरे हो रहे हो, उसको लगा के क्यों गोरे हो रहे हो? कि क्योंकि वो 350 रुपये का आता है या फिर 200 रुपये का है इसलिए। बट उसके बाद फिर ये जब प्रॉब्लम आती है तो फिर क्या करोगे आप? सो वैसा प्रॉब्लम है, आप लो ढंग से लो, वैसा है, स्लो है, रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर उसके बाद सी डार्क कलर इंडिया में ही प्रॉब्लम है ये, आपने देखा होगा, अगर आपको बाद में पता लगेगा, इवन अगर पढ़ोगे भी उस बारे में, जो फॉरेन में है वो अपने टोन को डार्क करने के लिए वो सन बाथ वैसे ही चीज़ें लेते हैं, क्योंकि उनको फेयरनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपना स्किन को डार्क करना चाहते हैं, मतलब उनको डार्कनेस अच्छा लगता है अपने पे। और इंडिया में उल्टा है, उनको फेयर होना है, सबको गोरा दिखना है, सबको गोरा दिखना है। बट ठीक है, अगर तुम्हें गोरा दिखना है, तुम्हें अपना टोन चेंज करना है, तो ऐसे लो, ग्लूटाथायोन लो। पहले नहीं थे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे, बट आजकल बहुत अच्छे आ गए हैं। सो वो अपने ड्रिप्स लो, तो वो आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा। अब स्टेरॉयड तो आपने जहाँ पे लगाया, फेस पे काम किया, नेक तो रह गया फिर चलो नेक पे भी काम किया तो बाजू एंड एवरीथिंग, बट जो आप ड्रिप ले रहे हो वो आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, सो वो पूरी बॉडी पे काम करेगा। जो डार्क कलर जो है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हमारे स्किन के अंदर एक मेलेनिल करके पिगमेंट होता है, जिसके बीच में सब ज़्यादा मेलेनिल पाया जाएगा, मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो डार्क होता है एरिया। अब चाहे वो कोई वूंड है, वहाँ पे मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, सो वो मेलेनिल की वजह से होती है। सो अगर आप मेलेनिल को कम करने के लिए, लेज़र्स आती हैं जो पेनिट्रेट होके आपके मेलेनिल को टारगेट करती हैं, उसको कम करती हैं, मेलेनिल कम हो जाएगा, आप खुद ब खुद गोरे हो जाओगे, वैसे करके। तो उसके कम होने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नो नेवर, इतना भी वो नहीं है, बट ठीक है, विच इज़ गुड। यही ट्रीटमेंट है, यही है एक्चुअल चीज़ें जो आपको फेयर करेंगी, ना कि वो 200-250 के बीच में अगर आप बैठ जाओ कि वाओ अमेजिंग वाओ, बट उसके बाद फिर रोते हैं लोग। मुझे आज भी उस लेडी का बहुत अच्छे से याद है, बट मेरे को खुद रोना आ गया था उसको देख के, बिकॉज शी हैड क्राइड अ लॉट, बहुत रोई थी वो कि मैम मैंने सब करके देख लिया, आज के बाद तो कभी स्टेरॉयड नहीं यूज़ करूँगी। और ऐसे बहुत, मतलब बहुत केसेस देखे हैं जो वो बोलते हैं कि मैम ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्किन पतली हो गई है। अब उस पर अगर हम कोई प्रोसीजर भी कर रहे हैं ना, वो जला रहा है उसको, अब जला रहा है, फिर वो बर्न कर जाता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो इट्स बेटर, प्लीज़ डोंट यूज़ स्टेरॉइड्स। अगर करना भी है यूज़ तो अपने डॉक्टर से पूछो, जैसे आपका डर्मेट बताता है आपको, आप प्लीज़ उसको फॉलो करो, ना कि आप ये इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके कि पी साइज अमाउंट, तो वो पी साइज अमाउंट तुम लोगों को भारी हो पड़ जाएगा, वो तो अपने ट्रीटमेंट करा लेंगे, बट काइंडली अपने जो है अच्छे से ट्रीटमेंट लो। सब कुछ हो जाता है, बट जितना जल्दी आप सोचोगे कि जितना जल्दी हो तो वो बैड ही है, सो धीरे धीरे करके लो। प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। यस। मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ स्टेरॉइड्स ना लें। तो अब बात करते हैं कुछ गूगल हैक्स, कुछ सोशल मीडिया हैक्स के, कि आप ये लगा लो ऐसा हो जाएगा, वो लगा लो ऐसा हो जाएगा। तो क्या हमें उन पे बिलीव करना चाहिए, या कितना उसमें सच्चाई है, कितने वो झूठे हैं, थोड़ा सा उस बात में? बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। बिकॉज़ अगर आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो, आजकल क्या है, पेशेंट ना उसको खुद को ही पता है कि उसको क्या हुआ है,
वो डॉक्टर से आके क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर देगा कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, आपने तो मुझे ये बताया, बट गूगल पे तो ये लिखा है। सो गूगल पे अगर पॉजिटिव लिखा है तो थोड़ा नीचे जाओगे तो नेगेटिव भी लिखा होगा उसमें। गूगल एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी चीज़ें भी बताता है सेम, उसी के फिर कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव चीज़ें भी बताता है, तो आप उनके पास भी जाओ। सो आप अपने डॉक्टर पे बिल्कुल क्वेश्चन मत करो। एंड सेकंड, आपने जो बोला है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग हो रही है अभी, सो आजकल वैसे मार्केटिंग ही ऐसी हो गई है, पता है यूथ की भी गलती नहीं है इसमें। आप खुद ही इन्फ्लुएंस, वो मार्केटिंग ही ऐसी करते हैं कि आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि वाओ इतना अच्छा रिजल्ट करेंगे ये तो ज़रूर। बट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक अच्छा डर्मैट ही बता सकता है कि आपकी स्किन पे क्या जाएगा, कौन से मॉइस्चराइजर्स आपने यूज़ करने हैं। फीमेल्स के लिए अगर आप इतने एक्सपेंसिव जो हैं प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हो, मेकअप यूज़ करते हो, तो 1 या 3 से 4 हज़ार रुपए के जो प्रोडक्ट हैं, अगर आप वो अपना 1 मंथ आपका यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा। आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी, एजिंग भी कम होगी। सो काइंडली ये इंस्टाग्राम छोड़ दो, देखो बट सिर्फ फॉर फन, ना कि एक्सपेरिमेंट्स करो खुद पे। सो उसके लिए तो बिग नो नो। जैसे हमारे स्कार्स आ जाते हैं बॉडी पे, हमारे को कहीं चोट लगी है उसके स्कार रह गए, तो हमने सुना है जैसे हमारे बुजुर्ग जैसे बोलते थे कि नारियल का तेल लगाएं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, तो ऐसा है थोड़ा सा? या अब सी, पता हमारे जो बुजुर्ग थे ना, जो वो बोलते थे वो बिल्कुल ठीक बोलते थे, ठीक है। बट अभी सिचुएशन वैसी आ गई है कि उनका बोला हुआ वो गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वैसा वेदर ही नहीं है, वो हेल्दी चीज़ें हम खा ही नहीं रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि आप ये करने से वैसा हो जाएगा, वो उस टाइम पे हो जाता था, बट अब वो नहीं होता है, अब तुम्हें ट्रीटमेंट्स ही लेने पड़ते हैं। सो येस, स्कारिंग के लिए नारियल का तेल जो है वो काफ़ी होता है कि आप लगाओ तो ठीक हो जाएगा, वो निशान नहीं पड़ेगा। बट आजकल ट्रीटमेंट्स ही इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि आप जब ट्रीटमेंट्स पे शिफ्ट होते हो और जो स्कार क्रीम्स होती हैं जब आप उसको यूज़ करते हो तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो नारियल का तेल, अगर आपका स्कार जो है वो आपको अभी वूंड हुआ है, ठीक है, आप 3 मंथ के अंदर अंदर अगर उसको यूज़ करोगे तो शायद वो काम कर भी जाए। बट अगर वो 6 महीने पुराना स्कार है, उस पर नारियल का तेल कोई काम नहीं करेगा, उस पर स्कार क्रीम भी नहीं काम करेगी, उस पर काम करेगा प्रोसीजर। आपको प्रोसीजर लेना पड़ेगा। प्रोसीजर में MNRF आ गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी विद माइक्रो नीडलिंग। सो उसके साथ क्या होता है, आपके जो स्किन सेल्स हैं उनको पंचर करते हैं, जिससे वही मतलब स्कार रिविजन भी बोलते हैं उसको। स्कार को हम दोबारा से पंचर करते हैं, फिर उसके साथ उसमें स्कार क्रीम्स देते हैं। तो ऐसे करके उसकी भी सिटिंग्स होती हैं, हर मंथ के बाद आपको वो सिटिंग लेनी है। तो ऐसे करके हम जो हैं वो प्रोसीजर्स के साथ अपने स्कार्स को ठीक कर सकते हैं। सो स्कार्स ट्रीट हो जाते हैं, जितना मर्ज़ी पुराना स्कार है ट्रीट हो जाएगा। बर्न स्कार है या फिर कोई भी स्कार है वो ट्रीट हो जाता है। सिटिंग्स लगती हैं, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा स्कार है, कितना पुराना स्कार है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सिटिंग्स होती हैं। अच्छे से फॉलोअप रखोगे, अच्छे से कंसिस्टेंसी जो है आपकी बनी रहेगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, दिए भी हैं रिजल्ट्स। जिन्होंने अच्छे से फॉलो किया है, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, जिनको पता है कि अगर डॉक्टर सामने बैठा है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो वी हैव टू लिसन, तो हमें सुनना ही है वो। लेकिन वही है कि है कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं लोग जो गूगल स्टडी करके देन वो क्वेश्चनिंग करते हैं और सर्टिफाइड हो जाते हैं गूगल से। हाँ सर्टिफाइड हो जाते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर पे ही क्वेश्चनिंग करते हैं। बट फिर उन पेशेंट्स को मैंने बड़ा मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उन पेशेंट्स को रिजल्ट भी नहीं आता है, क्योंकि वो इतना दिमाग में वो कर लेते हैं कि अच्छा इससे ऐसा होगा, इससे वैसा होगा। वो खुशी नहीं है, वो ट्रीटमेंट ले तो रहे हैं बट उनको ये है कि अब ये हुआ नहीं, इससे तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर इससे डॉक्टर भी इरिटेट होता है और डॉक्टर इसीलिए फ़र्स्ट कंसल्ट में ही बोल देता है
जो अच्छा डॉक्टर है कि काइंडली अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो तभी आप ये एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स फॉलो करो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। हम जानना चाहेंगे कि एक प्रोसीजर जो है उसकी कॉस्टिंग कैसे वेरी करती है? एक जो मतलब एक सर्टिफाइड हम बात करेंगे, एक अच्छा डॉक्टर है, तो उसकी क्या प्राइसिंग रहती है और क्या मतलब हम थोड़ा-सा वो भी जान ओके, सो प्राइसिंग का कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल अगर वो मशीन्स पे भी डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल आपने MNRF कराना है, सो रेडियो फ्रीक्वेंसी विद माइक्रो नीडलिंग जो रहती है वो वही सेम जो है वो 30-40,000 से मशीन स्टार्ट होके जो है 80-90 लाख्स की मशीन्स हैं। सो वो प्राइसिंग उस पे डिपेंड करती है आप कौन सी मशीन जो है वो यूज़ कर रहे हो। सो अगर MNRF माइक्रो नीडलिंग जो है वो 8,000 में भी हो रही है, 12,000 में भी हो रही है, ठीक है। तो जो जितनी कॉस्ट आपकी उसकी है, जितने बेनिफिट्स आपको किसी अच्छी मशीन से मिल रहे हैं वो उतना ही कॉस्टली होगा, सिंपल, बिकॉज डॉक्टर को अपना रिजल्ट भी देना है और डॉक्टर को अपना पॉकेट भी देखना है। तो अगर आप ये बोलोगे कि वहाँ पे तो इतने की हो रही है, यहाँ इतने की क्यों, तो दैट इज़ द रीज़न। ये वो यस, ये वो बात आ गई कि ताज भी तो होटल है ना, और ये बाकी भी होटल हैं, तो वो 3-4 हज़ार में स्टे और उनका स्टे, तो आप डिफरेंस देखो, तो वैसा होता है। थोड़ा-सा आजकल के वेदर के हिसाब से जानना चाहेंगे, जैसे आजकल ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो क्या रूटीन रहना चाहिए और कैसे? ओके, सो इसमें मैं बोलूँगी आप वैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग अपना AM PM रूटीन कर सकते हो, बट अब जैसा आप देख रहे हो ह्यूमिडिटी है वेदर में, तो ह्यूमिड है वेदर, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको 3 बार तो फेस वॉश करना ही करना है, ठीक है, बिकॉज़ वो ऑयलिंग आपके फेस पे ऑयल आ जाता है, ठीक है, जिसका ऑयली स्किन है भी नहीं है उनमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, बॉयली स्किन आ गई है, तो आपको फेस वॉश एटलीस्ट थ्राइस अ डे आपको करना है, अलॉन्ग विद आप सीरम मॉइस्चराइज़र। आप इस वेदर में मैट बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आते हैं और मैट बेस्ड सनस्क्रीन्स आती हैं और जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स आती हैं, वो आप यूज़ करो। एंड काइंडली प्रोडक्ट जो है वो आपका नॉन कॉमेडियोजेनिक होना चाहिए। कॉमेडियोजेनिक मतलब होता है जो कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गेट अ पिम्पल। तो आपको पिंपल, अगर आपका पोर जो है वो क्लॉग्ड हो गया है, ठीक है, तो वो आपने कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया, उसकी कंसिस्टेंसी थिक थी, वो आपके पोर्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, वहाँ पे क्या हुआ, वो क्लॉग्ड हो गया पोर, और जिससे आपको कॉमेटोन्स होने शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ कॉमेटोन्स, उनको कॉमेटोन्स बोलते हैं। सो हमें हमेशा हमेशा बहुत हैं प्रोडक्ट वैसे वो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा जाते हैं कि आप उसको यूज़ करो, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं अच्छे से हो पाते अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लोगे तो। सो इसीलिए आप वाटरी टेक्सचर जो होता है वैसी सी सनस्क्रीन्स आप यूज़ करो, सो वैसा यूज़ करो, एंड प्रोडक्ट के ऊपर बाकायदा लिखा होता है नॉन कॉमेडोजेनिक है, कॉमेडोजेनिक है। सो आप पूछो, डॉक्टर से पूछो कि क्या ये प्रोडक्ट इस वेदर के लिए नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो आईना, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हाइड्रा फेशियल करके आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा आप उस बारे में बताएं। यस, सो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड एक मिथ है कि ये रिंकल्स पे भी काम करता है, और ये एक एंटी एजिंग प्रोसीजर है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हाइड्रा फेशियल को मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दे के कवर अप करूँ तो जैसे पार्लर्स में या सैलॉन्स में आपके फेशियल्स होते हैं, वो क्लीन करते हैं आपके पोर्स को। सेम हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है जो कि मेडिकल गाइडेंस के अंडर जो है वो हाइड्रा फेशियल होता है, और उसमें कैसा रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पोर्स को क्लीन करता है, जो भी डर्ट है, जो आपको अगर थोड़ा टैनिंग हो रखा है, डेड स्किन सेल्स हैं आपके फेस पे, सो वो उसको क्लीन करता है। सो अगर किसी की मैरिज है या फिर किसी को बस डेली का थोड़ा सा वो क्लीन अप वगैरह चाहिए, सो वो बेसिकली इज़ अ क्लीन अप ओनली, वो सिर्फ़ और सिर्फ
15 to 20 डेज़ में वो आपको फिर दोबारा से आपकी स्किन वैसी दिखेगी। तो उससे कोई रिंकल्स पे वो कैसे काम करेगा पता नहीं। अब मैंने काफ़ी जगह सुना है ये कि वो रिंकल्स पे भी काम करता है, एंटी एजिंग करता है। नहीं, वो जस्ट एक फेशियल है। फेशियल जो कि जैसा मैंने बताया कि मेडिकली जो है वो डॉक्टर डर्मेट के अंडर होता है। अभी तो सैलॉन्स में भी हो रहा है हर जगह हाइड्रा फेशियल। बट हाइड्रा फेशियल इज़ जस्ट टू क्लीन योर पोर्स और आप एक फ्रेशन अप हो जाते हो। सो 2 to 3 डेज़ वो प्रॉपर ग्लो रहता है फेस पे, एंड देन उसके बाद 15 to 16 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद आपको उसको दोबारा लेना होता है। सो वैसे करके होता है ये। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस पॉडकास्ट को विराम देना चाहेंगे, और बहुत अच्छा लगा इन आपसे मिलके और आपसे। थैंक यू सो मच, इवन लाइकवाइज मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, सो काइंडली बार बार यही बोल रही हूँ कि अपना एक डर्मेट अपने पास रखिए, वही आपको अच्छे से गाइड करे। एंड प्लीज़ आपका स्किन जो है वो बेबी है आपके लिए, सो उसको बेबी की तरह ही ट्रीट करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपने आईना से बहुत कुछ सीखा होगा, और हमें भी काफ़ी कुछ क्लियर हुए, हमारे भी जो डाउट्स थे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।